वॉर ऑफ चॉइस कि मेरा मन है कि मैं तो साहब चढ़ जाऊंगा, मैं खत्म कर दूंगा। आठ साल लड़ना पड़ गया, लेने के देने पड़ गए, $4 ट्रिलियन का खर्चा हुआ, 4000 लाशें वापस पहुंची और आखिरकार वहां से सर पे पांव रख के भागना पड़ा, वियतनाम से बेइज्जत होके भागना पड़ा। अफगानिस्तान पे चढ़ गए, ठीक है, अफगानिस्तान पे चढ़ गए, 20 साल लड़ाई हुई और वहां से तो जैसे भागे, हमने कम ही फौजें ऐसे भागते देखी। हुसैनी ब्राह्मण हूँ, साथ में मैं हिंदू पठान भी हूँ, ठीक है, और पठान वाली में वो कहते हैं कि अगर कोई शरण में आया तो मेरी 7 पुश्तें खत्म हो जाएंगी उसके बचाव में, लेकिन तुमको उसको हाथ नहीं लगाने। 50% टैरिफ इन्होंने भारत के खिलाफ लगाया था, ठीक है साहब, और बांग्लादेश में गदर इन्होंने कराया, श्रीलंका में गदर इन्होंने कराया, हमले पे हमले किए जा रहे हैं जैसे पहले कभी हिटलर करता था। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना था कि मेरे कहने पे लड़ाई होगी, वॉर ऑफ चॉइस, मतलब कोई मजबूरी नहीं थी उनको ये लड़ाई लड़ने, वॉर ऑफ चॉइस कि मेरा मन है कि मैं तो साहब चढ़ जाऊंगा, मैं खत्म कर दूंगा। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस का OTT प्लेटफॉर्म और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरह पूरे देश में और पूरी दुनिया में युद्ध के जैसे हालात बने हुए हैं और अमेरिका, इजराइल और ईरान को युद्ध करते हुए करीब 12 दिन का वक्त वो होने जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर भी हैं और इस पूरे मसले पर भी हैं। साथ ही देश के अंदर, भारत के अंदर युद्ध जो चल रहा है उसके असरात जो हैं, उसका असर देश पर पड़ना शुरू हो गया है। लगातार गैस सिलेंडर के लिए जो है आवाज़ें उठ रही हैं, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इसी के बीच में गैस है, पेट्रोल है, तमाम तरीके की जो है चीज़ें हैं, सवाल हैं, वो खड़े किए जा रहे हैं। इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल बख्शी साहब, जिनको मैं हुसैनी ब्राह्मण के तौर पर भी आपको बताना चाहता हूं कि हुसैनी ब्राह्मण हैं। तो आज हम इनसे, जनरल बख्शी साहब से, इसी सारे मुद्दों पर बात करेंगे। ईरान को वो समर्थन कर रहे हैं इस युद्ध में, लगातार आपने देखा होगा डिबेट पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए। तो सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। सर, ईरान का जो है वो अमेरिका और इजराइल से लगातार युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं। आप जितना खुल करके बोल रहे हैं ईरान के समर्थन में, अभी तक इस तरीके से किसी का भी कोई बयान हमें सुनने के लिए नहीं मिला है। आप क्यों और किस लिए समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, इस वक्त 21वीं सदी का एक बहुत निर्णायक, बहुत अहम युद्ध चल रहा है, जिससे ये दुनिया का नक्शा आगे का बदली होगा या बनेगा। क्या दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है या वापस, जैसे अमेरिका खींचने की कोशिश कर रहा है, यूनिपोलैरिटी में आ रही है। एक चीज़ जिसके लिए आवाज़ उठानी अनिवार्य हो गई वो इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो बिल्कुल सनकी मिजाज के होते जा रहे हैं और वाइट सुप्रीमेसी करे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हम जो है उन्होंने वेनेजुला पे हमला कर दिया है, उसका घेराबंदा करी कोई 6 महीने, फिर हमला कर दिया। उनके जो सदर हैं मादुरो साहब, उनकी वाइफ को, बेगम को उठा के ले गए वहाँ पे अमेरिका के अंदर। फिर वो अब उन्होंने घोड़े पे चढ़ के ईरान पे हमला कर दिया, कह रहे हैं मैं क्यूबा पे हमला करूंगा, मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूँगा, मैं कनाडा को अपनी 51st स्टेट बना दूंगा। तो ये कहाँ तक चलेगा साहब? ये कोई कॉलोनी, जो क्या कहते हैं, उपनिवेश का ज़माना है, कॉलोनीज़ का ज़माना है कि आप पूरी दुनिया की कॉलोनी बना दोगे। अब अगले, आप अगर इसी तरह सनकीपना चलता रहा, 50% टैरिफ इन्होंने भारत के खिलाफ लगाया था,
ठीक है साहब। और बांग्लादेश में गदर इन्होंने कराया, हाँ, श्रीलंका में गदर इन्होंने कराया, क्या कहते हैं, नेपाल में तख्ता पलट इन्होंने कराया, हैं, लद्दाख में हमको छेड़खानी कर रहे हैं, कुकी लैंड वहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ छेड़खानी कर रहे हैं। $1 अरब हमारा खा लिया कि आपको हम जेट इंजन देंगे GE404, पैसा हजम कर लिया, और 100 देने थे इंजन साहब, अभी तक कोई 7 नहीं आए हैं उसमें से, वो भी 3-4 साल के बाद। तो ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं ना, दुश्मनाई पे आ गए। और ऐसे में किसी, ये खासतर जो अश्वेत मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, उनके ऊपर चढ़े जा रहे हैं, जैसे कि ये कलोनियलिज्म का ज़माना होगा। वो ज़माना था जब हम गुलाम थे, अब नहीं है। और कोई, किसी को ये पसंद नहीं आ रहा कि आप बेवजह के इस तरह पे हमले किए जा रहे हैं, जैसे पहले कभी हिटलर करता था, है ना, कि मैं इस मुल्क का वजूद मिटा दूंगा, इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये क्या मतलब है? और इसके लिए ये जो फिर जो हमारे एक बोलते हैं अहंकार, है ना, जब तुम्हारा सर चढ़ जाए 7वें आसमान पे और आप बेवजह लोगों को तंग करना शुरू कर दो, तो किसी न किसी को तो खड़े होके बोलना पड़ेगा। और ईरान एक थर्ड वर्ल्ड देश है, ईरान एक ब्रिक्स का देश है, यानी इट्स अ मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। भारत प्रेसिडेंट है ब्रिक्स का इस वक्त। तो इसके लिए थर्ड वर्ल्ड नेशंस की तरफ से आवाज़ उठाना लाजमी था कि ये बेहद से ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, अत्याचार कर रहे हैं आप, अन्याय करें, जिसका मर्जी, आपकी ताकत ज़्यादा है तो बॉम्बिंग कर दो। लेकिन साहब दुनिया बड़ा हैरान होके देख रही है। इन्होंने धोखे से हमला किया, पहला पलटवार किया, पहला वार किया, और खमैनी साहब को शहीद कर दिया, उनकी बेगम साहिबा को शहीद कर दिया, बेटी को, उनकी जो क्या कहते हैं बहू थी उसको शहीद कर दिया, ये कर दिया। आप कर क्या रहे हैं? एक 85 साल के इतने ज़्यादा उम्र के एक आयतुल्ला को मार कर, पता नहीं आप अपने आप को टार्जन समझ रहे हैं, और ये महंगा पड़ गया। अमेरिका ने सर सोचा क्या था, मतलब क्या सोच करके हमला किया था कि ये हार मान जाएंगे या ये जंग ख़त्म जल्दी हो जाएगी? अब आप इसको अपने तजुर्बे के अनुसार मतलब किधर जाते हुए देख रहे हैं? क्या ये जंग रुकेगी या लंबी चलेगी अभी? देखिए साहब, बात ऐसी थी कि इन्होंने एक नया लड़ाई का तरीका ईजाद किया है कि साहब लड़ाई शुरू करने के पहले आप जो है वो ठोक दो, उनके लीडरों को ख़त्म कर दो, सबको ख़त्म कर दो, डीकैपिटेट कर दो, सर कलम कर दो उनका, और ताकि वो देश लड़ ही ना पाए, ताकि वो देश घुटने टेक दे। इनको उम्मीद थी कि जैसे ही उन्होंने पकड़ लिया मादुरो को और उसकी बेगम को और उसको कैदी बना के ले गए, तो वहाँ पे जो वेनेजुला के लोग बेचारे, उन्होंने घुटने टेक दिए। तो इनको लगता था कि हम डीकैपिटेट कर देंगे तो ये घुटनों पे आ जाएंगे, मेरे तलवे चाटेंगे और माफ़ी मांगेंगे और ख़त्म कर दूँ, खलास कर दूँगा मैं इनको। पहले दिन में हमला करके दूसरे तीसरे दिन इनके ये घुटनों पे आ गए होंगे। लेकिन ईरान ने वो वार सह लिया, घुटनों पे आने तो दरकनार उसने ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है साहब। और उन्होंने देखिए एक इनकी वो लड़ाई का तरीका समझ गए। लड़ाई का तरीका डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक, ये पहली बार उन्होंने 2024 में किया था हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, और उनको धोखे से पकड़ के उनके नासरुल्लाह को उनको मार डाला, उनके बाद जो लीडर आए उनको मार डाला, 3-4 लीडर ऐसे मार दिए, काफ़ी नुकसान पहुंचाया हिजबुल्लाह का। वो पहली बार ऐसा हुआ था तो लोग शक पका गए कि क्या हुआ है। फिर पिछले साल जून के महीने में इन्होंने दोबारा ईरान के ऊपर हमला किया, और वहाँ भी पीस टॉक्स के झांसे में, शांति की वार्ता के झांसे में इन्होंने बड़ा भीषण वार किया, और बहुत सारे कोई 20-30 टॉप लीडर IRGC वगैरह के ईरानियन फ़ौज के मार डाले।
18 घंटे लगे थे उस वक्त ईरान को रिटेलिएट करने के लिए। और फिर आप तो मादुरा का किस्सा तो आप सब जानते हैं, इस साल जनवरी में हुआ। अब ये चौथी बार इन्होंने ये टेक्निक ट्राई करी है। इसको ये बोल रहे हैं पैटर्न ऑफ लाइफ की, मतलब एक लीडर को समझते हैं, कब उठता, कब बैठता, कहाँ खाता, कहाँ पीता, कहाँ दफ्तर जाता, कौन से रास्ते से जाता, ड्राइवर कौन है, ये सारा इंटेलिजेंस हासिल करते हैं और फिर उसके ऊपर चोट करते हैं, वार करते हैं और उसको मारकर वो उस देश को घुटनों पे ले आते हैं। लेकिन ईरान ने भी इसका तोड़ समझ लिया था। उन्होंने सीधे आदेश दे दिए कि अगर हमारी टॉप लीडरशिप मारी जाए, शहीद हो जाए, तो कोई फिक्र नहीं, आप हमारे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के 31 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपना मिसाइल, अपने ड्रोन है। तो उनने कहा साहब आप तेहरान से हुक्मों का कोई इंतज़ार नहीं करोगे, आप चढ़ जाओ राशन पानी लेके, जो टारगेट आपको बताइए आप उसको ठोक दो। ठीक है साहब, ठोक दो उसको। और इनके ऊपर इतना भीषण वार हुआ, खुमैनी साहब शहीद हो गए हैं, ईरानियन आर्मी के कमांडर शहीद हो गए, आईआरजीसी के कमांडर शहीद हो गए, रॉकेट कमांडर, ड्रोन कमांडर शहीद हो गए, 4 इंटेलिजेंस के चीफ शहीद हो गए। इतना भीषण चोट के बाद भी दुनिया हक्की बक्की रह गई, जबकि उन्होंने आधे घंटे में पलटवार कर दिया था। आधे घंटे में इनके मिसाइल जो है वो जाके अमेरिका के बेसिस पे पड़ रहे थे। यानी अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद में ईरान ने लगातार जो हमले किए वो पूरी दुनिया ने देखे। तो क्या मान रहे थे कि अब सुप्रीम लीडर इनके ख़त्म हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, तो अब आगे युद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन जो है लगातार युद्ध जारी है और जवाबी कार्रवाई भी जारी है। इसमें अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बना रहा है। आखिर वो क्यों नहीं चाहता कि भाई दूसरा देश भी जो है परमाणु बम बना ले, उसको खतरा क्या है? नहीं देखिए, वो एक तो ये कोई मतलब है जंग का? वो तो भारत को भी नहीं चाहते थे कि न्यूक्लियर पावर बने, हम पे भी सैंक्शन लगाई थी, हमने बना दिया। ठीक है, ईरान की गलती शायद ये हो गई थी कि उन्होंने वो एनपीटी गलती से साइन कर दी थी, हमने नहीं साइन करी, उन्होंने साइन कर दी थी। ठीक है साहब। और बात ये है कि कभी डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनसे पूछा गया भाई आपने हमला तो कर दिया, पता नहीं दारू पी के किया, क्या क्या पी के किया भगवान जाने, लेकिन वो जो है उन्होंने हमला कर दिया और बाद में सोच रहे हैं कि हमला क्यों किया। एक बोला कि साहब तुम्हारे न्यूक्लियर के लिए है। अभी पिछले साल तो आप कह रहे थे कि मैंने तो न्यूक्लियर के परखच्चे उड़ा दिए, ख़त्म कर दिया, खलास कर दिया, तो ये कहाँ से आ गया? नंबर एक। फिर कहने लगे नहीं 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 मैं तो रेजीम चेंज करूँगा। अबे तुम्हारे बाप का राज है कि तुम हर देश में जाके फैसला करोगे कि वहाँ पे कौन राज करेगा? आप कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं या आप अपने आप को वेनेजुला का प्रेसिडेंट बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं ईरान में आयतुल्ला कौन बनेगा मैं फैसला करूँगा। क्यों भाई? नहीं नहीं, बाप का राज है। सीधे 2 टूक फौजी भाषा में तुम्हारे बाप का राज है क्या कि तुम फैसला करोगे उस देश में लीडर कौन होगा, यहाँ कौन होगा? कल तो बोलोगे भारत में मैं फैसला करूँगा कौन लीडर बनेगा। बांग्लादेश में क्या किया इन्होंने? हसीना वाजिद बेचारी को तख्ता पलट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भारत के नज़दीकी थी, भारत के हितों की रक्षा करती थी, वो अच्छी उसकी कोऑपरेशन थी हमारे साथ, तो उसका तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, उसको बोला कि सेंट मार्टिन आइलैंड दोगी तो तुम्हारा राज चलेगा, नहीं तो तुम्हारा तख्ता पलट कर देंगे। हाँ, कुकी लैंड बनाने में हमारी मदद करो, भारत के टुकड़े करने में हमारी मदद करो। एक तो आप कह रहे हो आप भारत के दोस्त हो, फिर भारत के टुकड़े बनने की साजिशें कर रहे हो। ठीक है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? सर ये चीज़ें तो अभी देखी भी, क्योंकि अभी जिस तरीके से अमेरिका ने कहा कि भाई पेट्रोल जो है रूस से आप ले सकते हो, 1 महीने की परमिशन दे दी, और तो मतलब अमेरिका होता कौन? ये होते कौन है? यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, लेकिन सरकार खामोश है। नहीं नहीं नहीं, आप होते कौन हो? आप होते कौन हो ये कि भारत को परमिशन देना? हम आपकी गुलामी कब से करनी शुरू कर दी? हम आपकी 51st स्टेट कब से बन गए? हम आपके देश का हिस्सा कब से बन गए? आपकी कॉलोनी कब से बन गए? ठीक है साहब, भारत लेता रहा है और भारत ने कोई 45% इस महीने में तेल की खरीद रशिया से बढ़ा दी है। हम वो करेंगे जो हमारे हित में, हम वो करेंगे जो हमारे हित में। आपके
आपका क्या मतलब है ये कहने का कि पहले ईरान से हम तेल लेते थे, सबसे सस्ता होता था क्योंकि सबसे नज़दीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे लो है। सैंक्शन लगा दी साहब, बंद कर दी पिछली सरकार चुपचाप से, उन्होंने भी बंद कर दिया। फिर हम रूस से तेल लेना शुरू किया, रूस पे भी लगा दो। तो हम क्या करें साहब, अपनी गाड़ियों में पानी डालें? नहीं नहीं, आप यहाँ से बंद वहाँ से बंद, तुम होते कौन हो बोलने वाले? क्योंकि ये या भारत आज़ाद देश है या नहीं है, आप कौन होते हैं ये बताने वाले? तो हमारी सरकार ने भी, और फिर हम पे 50% टैरिफ लगा दिया साहब, 50% टैरिफ लगा दिया। अब साहब यहाँ भी किल्लत होनी शुरू हो गई, क्योंकि हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, हाँ, जो कि हमारा लेदर गुड्स हैं, जो कि हमारा क्या बोले आप टेक्सटाइल है, और जो फिशरीज़ है, वो बहुत सारे लोगों की नौकरी उस पर चलती है भारतवर्ष में, और उसके चलते, टैरिफ के चलते वो उनकी नौकरी जा रही थी। तो फिर सरकार ने बड़ी कोशिश करी कि भाई किसी तरह से ये टैरिफ शारिफ हटवाया जाए। तो एग्रीमेंट हुआ, तो वहाँ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इसकी टैरिफ लगाने की ताकत ही ख़त्म कर दी। ठीक है, तो मतलब दुनिया भर में ये जब से आए हैं ये गदर मचाए जा रहे हैं। सर, अब देश के प्रधानमंत्री पर भी सवाल किए जा रहे हैं कि आपने आयतुल्लाह खौमेनी साहब की शहादत पर कोई ट्वीट करके जो है अपनी जो है खराज अकीदत या उनको श्रद्धांजलि नहीं दी, आपको कुछ बोलना चाहिए था। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, ईरान के दूतावास में गए, वहाँ पे कॉन्डोलेंस बुक पे साइन करके अपना शोक जाहिर किया। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, वो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को दिल्ली उन्होंने बुलाया, उनसे बातचीत करी है। अब वो फ़ोन पे लगातार बात कर रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। सबसे ज़्यादा आक्रोश हमारी सेनाओं में तब आया जबकि ईरान की एक फ्रिगेट हमने न्योता दिया था, हमने बुलाया था कि हमारे एक्सरसाइज मिलन में शरीक हो, और जो हमारी राष्ट्रपति साहिबा हैं, वो जो फ्लीट रिव्यू करती हैं उसमें शामिल हो। वो बाकायदा वो आए थे दोस्त के रूप में, एक मित्र राष्ट्र के रूप में वो आए थे, हिस्सा लिया, शरीक हुआ। वापस आ रहे थे तो जहां हमारे क्या कहते हैं पानी के बाहर नहीं निकले, उन्होंने उनकी सबमरीन ने आके डुबो दिया। अरे ये जहाज़ निहत्था आया था यार, क्योंकि ये दोस्ती में आया था, हमारा मेहमान था। ये मैं समझ इसको ईरान पे हमला माना जाएगा या देश पर हमला माना जाएगा? हमारी इज्जत आबरू के ऊपर चोट है। ये बहुत बहुत बुरा लगा हमारी फौजों के अंदर कि हमने निमंत्रण दिया था, हमने बुलाया था। कम से कम तुमको अगर एक तो निहत्थे जहाज़ पे वार करके चौधरी बन रहे हो, सूरमा बन रहे हो, टार्जन बन रहे हो। अगर वो जहाज़ में होता असला तो हम भी चलो मानते, चलो ठीक है साहब, लड़ाई चल रही, दो देशों की भिड़ंत चल रही है, उसमें नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन आपने एक जहाज़ जो कि दोस्त के रूप में आया था, भारत के गेस्ट के रूप में आया था, हम लोग कहते हैं ना अतिथि देवो भवा वगैरह वगैरह, तो उसके रूप में आया था, उसको भारत के बिल्कुल बाहर पे हमारे दरवाजे पे मारना, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए साहब, मैं हुसैनी ब्राह्मण हूँ, साथ में मैं हिंदू पठान भी हूँ, ठीक है। और पठान वाली में वो कहते हैं कि अगर कोई शरण में आया तो मेरी 7 पुश्तें ख़त्म हो जाएंगी उसके बचाव में, लेकिन तुमको उसको हाथ नहीं लगाने देंगे, ठीक है साहब। और बदल का भी ट्रेडिशन है पठानों के अंदर, ठीक है, कि अगर तुमने हमारा नुकसान किया है तो 7 पुश्तों तक बदला लें। तो देखिए साहब, कहने की बात ये है कि ये एक बहुत गलत काम था, ये एक काफ़ी नीच काम था, ठीक है। और एक्चुअली धोखे से ये हमको मालूम नहीं था कि वो कब जहाज़ निकल गया है हमारे वाटर से बाहर, तो उसके चलते ये नुकसान हो गया। 3 और जहाज़ों को हमने पनाह दी, जब तक लड़ाई है आप यहाँ पे रहें। ईरान के 3 जहाज़ों को और पनाह दी है, और पहले पता होता कि ऐसा करने वाले तो हम उसको जाने ही न देते। सर, अब आप क्या देख रहे हैं इसमें? अब जैसे कहा जा रहा है कि भाई युद्ध को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं, बात भी कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारी शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को मान लिया जाएगा तो हम कुछ सोचेंगे उसमें भी, बिना शर्त के हम इस जंग को अब नहीं रोकेंगे। देखिए वही था ना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना था कि मेरे कहने पे लड़ाई होगी, वॉर ऑफ चॉइस, मतलब कोई मजबूरी नहीं थी उनको ये लड़ाई लड़ना,
वॉर ऑफ चॉइस कि मेरा मन है कि मैं तो साहब चढ़ जाऊंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। नेशन स्टेट रेजिम चेंज बोल रहे थे, फिर कहने लगे नेशन स्टेट डिस्ट्रक्शन, मैं तबाह कर दूंगा इस देश को। तुम खुदा हो, तुम क्या हो, तबाही करने वाले तुम कौन होते हो? ठीक है, और उसको फिर अपने बचाव का पूरा अधिकार है। और आप दुनिया भर में बखान करते हैं कि रूस ने ये किया, रूस ने वो किया, उन्होंने बूछा के अंदर 44 लाशें मिली हमको, ये हुआ वो हुआ। अबे तुमने तो 161 बेचारी बेटियां मारी हैं यार। लगातार हमले अरे और औरतें बच्चे कौन मारता है? कौन सूरमा कहते हो अपने आप को कि तुमने औरतें मार दी? औरतें भी नहीं मारी, बेटियां मारी यार, स्कूल जाने वाली बच्चियां। ये बहुत घृणित काम है साहब। अब दुनिया भी तंग आ गई है इनकी ये तमाशों से। तो अब दुनिया भी, यूरोप के मुल्क इनको कोई इनकी सहायता में नहीं आए, कोई नहीं आया। वो कि ये गलत बात है, अब हद से ज़्यादा जो है अब बढ़े जा रहे हैं। और बात सीधी ये है कि इन्होंने सोचा था कि मेरे कहने पे लड़ाई शुरू होगी, लड़ाई मैं ख़त्म करूँगा। लारजानी साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं ईरान के, उन्होंने बोला साहब आप 4-5 हफ्ते की लड़ाई की बात कर रहे हो ना, हम 4-5 महीने लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। ठीक है, और उन्होंने अगर वाकई ही सैनिक फौजी लिहाज से देखा जाए बहुत सटीक वार किया है। पहले उन्होंने जो अमेरिका का एक रडार था, फेज्ड अरे रडार ANTP-FS 132, केवल 4 ऐसे रडार हैं पूरी दुनिया में जो 5000 मील कोई भी मिसाइल उड़े उसको देख सकते हैं। ये उनकी आँख थी, पहले तो साहब आँख निकाल दी। $1.1 बिलियन का ये रडार है, वो ध्वस्त कर दिया। फिर जो फायर कंट्रोल रडार है उसको ध्वस्त किया। थार्ड की और पेट्रियट्स की बैटरीज इन्होंने भेज रखी हैं जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करती हैं, रॉकेट्स। ठीक है, तो वो कोई 7 में से 3 ध्वस्त कर दी। फिर तमाम अमेरिकन बेसिस पे भीषण पलटवार किया है। वो जो खासतर जो कि क्वातार में अल उदैद एयरबेस, जो इनका मेन सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, उसकी तबाही कर दी। उनके जो बैरकों में थे लोग, वो भाग के जाके होटलों में छुपे, वो होटल ठोक दिए। ठीक है साहब, और काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उनके नुकसान किया है ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में। सर अभी जैसे पीछे लंबे वक्त से देखा हमने, इससे पहले तालिबान के ऊपर हमला किया, वहाँ कई सालों तक अपनी सेना बिठा के रखी, आखिर में अमेरिका को वहाँ से भी जाना पड़ा इसको डोनाल्ड। अरे उसके पहले इराक देखिए, बड़े हावी हो गए थे, सद्दाम हुसैन को फांसी टांग दी, ये कर दिया वो कर दिया। 8 साल लड़ना पड़ गया, लेने के देने पड़ गए। $4 ट्रिलियन का खर्चा हुआ, 4000 लाशें वापस पहुंची। अमेरिका में एक कमज़ोरी है जो ईरान ने बखूबी पकड़ ली है, वो कमज़ोरी है कि ये लाशें नहीं सह सकते। अगर जहाँ बॉडी बैग्स आने शुरू हो जाएं, वो सरकार की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाती है। वियतनाम में भी जाके क्या बॉम्बिंग करी थी साहब, कितने साल, 1 दशक 1.5 दशक बॉम्बिंग करते रहे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाए। वियतनाम के लोगों की हिम्मत नहीं तोड़ पाए, और आखिरकार वहाँ से सर पे पाँव रख के भागना पड़ा, वियतनाम से बेइज्जत होके भागना पड़ा, और निक्सन साहब की प्रेसिडेंसी डूब गई थी। इराक के ऊपर चढ़ाई करी, 8 साल लड़के भागना पड़ा। अफगानिस्तान पे चढ़ गए, ठीक है, अफगानिस्तान पे चढ़ गए, 20 साल लड़ाई हुई, और वहाँ से तो जैसे भागे, हमने कभी फौजें ऐसे भागते देखी। पिट के भागे मतलब कि इसको बोलते हैं डिसग्रेसफुल, हम फौजी भाषा में बोलते हैं डिसग्रेस, मिलिट्री डिसग्रेस। लटक लटक रहे हैं जहाज़ों के ऊपर और भागे जा रहे हैं, तो तुम करते काहे हो यार? लड़ तुम सकते नहीं, खासकर ज़मीन पे नहीं लड़ सकते, दूर से ऊपर से 30-40 हज़ार फुट से बॉम्बिंग कर सकते हो और नुकसान पहुंचाते हो सिविलियंस का, मासूमों का, तो तुम्हें किसी ना किसी दिन आ तो लगेगी साहब। और हर लड़ाई में लगी, आप कोई लड़ाई जीत नहीं पाए। सर अब आप इसका क्या रिजल्ट निकलता हुआ देख रहे हैं? अब जैसे हम खास अपने देश की बात करते हैं, हमारा देश किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ
मैं हिंदुस्तान का सिपाही हूँ। 37 साल मैंने खिदमत करी है देश की लड़ाई के मैदानों में। पीस स्टेशन में नहीं रहा हूँ मैं, लड़ाई के मैदानों में खिदमत करी है। मैं लड़ा हूँ बांग्लादेश की लड़ाई में, मैं लड़ा हूँ पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, कारगिल में मैं लड़ा हूँ, किश्तवाड़ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, रजौरी पुंछ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। लगातार एक के बाद एक के बाद एक लड़ाई हमने देखी है। मेरे देश की सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है थी। अब मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन कम से कम मैं ज़बानी तौर पे तो अपने देश की हौसला अफजाई करा सकता हूँ। और हमको अपने राष्ट्रहितों को समझना ज़रूरी है। प्राथमिकता हमारे राष्ट्रहित को जाती है, हमारे जो देश के जो फ़ायदा है हमको वहाँ जाना है। अमेरिका के हम नौकर नहीं हैं कि आप वहाँ लड़ रहे हैं तो हमको यहाँ आंसू बह रहे हैं। कोई आंसू नहीं बह रहा। तुम लड़कियाँ बच्चियाँ मार रहे हो, तुमको यू डिज़र्व व्हाट यू गेट। और तुमने सॉरी बोलने की भी तमीज़ नहीं थी कि भाई गलती से लग गया। हाँ? तो नहीं, तो मैं कहना ये चाहता हूँ 50% हमारी गैस, हमारा ऑयल कहाँ से आता है? गल्फ़ से आता है। 60% हमारी गैस कहाँ से आती है? गल्फ़ से आती है। सिलेंडर के दाम अब 60 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गए हैं। ये सब इनकी इस स्टूपिड लड़ाई की वजह से। अब क्या देखते हैं, मतलब जैसे गल्फ़ कंट्रियां हैं, गल्फ़ कंट्री क्या ईरान के साथ में खड़ी होंगी या अमेरिका और इजराइल के साथ में जाती हुई दिखाई दे रही हैं? अरे साहब देखिए, सारे लोगों ने एक अंदाज लगाया था कि कौन जीतेगा। जो जीता वही सिकंदर, हम उसके पीछे वो लेंगे। ठीक है ना साहब, ये सोचने का तरीका रहता है कि जो जीत गया था हम उसके साथ जाके हो लेंगे कि यार आप ही हो करके। वो सारी कैलकुलेशन उल्टी की उल्टी धरी की धरी रह गई। ईरान ने हैरान कर दिया है, दुनिया को हैरान कर दिया है। जिस बहादुरी से वो लड़ गए हैं, वो हैरान है दुनिया। मतलब वो क्या कहते हैं, हैरत से देख रही है कि कैसे ही बिल्कुल लगता नहीं था कि ये जीत पाएंगे। सर, अब इसी के बीच में थोड़ा अपने देश के हालातों की बात कर लेते हैं। अभी जैसे ईरान में जो है ये युद्ध चल रहा है, इमाम खामेनी साहब की शहादत हुई तो यहाँ लोगों ने जश्न मनाया। एक हुसैनी ब्राह्मण के तौर पर आप इसको किस तरह देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं उनकी शहादत के बाद? इमाम खामेनी जश्न मना रहे हैं जी, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं। बड़ी है। हिंदू रक्षा दल के जो नेता हैं पिंकी चौधरी, उन्होंने जश्न मनाया और बहुत सारे संतों ने जो है मतलब खुशियाँ मनाई आई इसमें। डोंट थिंक दैट इज़ क्वाइट करेक्ट। हम भी हिंदू हैं और हमारे अलग अलग मज़हब हो सकते हैं। देखिए, जो पानी है, आप उसको पानी बोलें, जल बोलें, जौल बोलें, वाटर बोलें, छू बोलें, है तो पानी ही। तो वो रूहानी ताकत, वो एक ही ताकत है। नाम आप कुछ भी दे दें, ये गलत है अगर किसी ने ऐसा किया है। लेकिन मैंने तो बहुत सारे देखे हैं कि लोग आए हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया। कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ है, लखनऊ में प्रोटेस्ट हुए हैं, बाकी जगह प्रोटेस्ट हुए हैं। और मेरा कहना यह है कि हमको देखना है भारत के राष्ट्रहित कहाँ पे हैं। भारत के हित इस वक्त हैं, इस चीज़ में है कि लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो। देश के प्रधानमंत्री कोई भूमिका निभाएंगे इसमें? मुझे लगता है कि वो अब भारत बिहाइंड द सीन्स कोशिश कर रहा है। हमारी ईरान से अच्छी दोस्ती है, हमारी इजराइल से भी दोस्ती है, ठीक है। और नाम के लिए अमेरिका भी हमारा दोस्त कहता है अपने आप को। तो इस वक्त जब यूक्रेन में लड़ाई चली थी तब भी हमारे प्रधानमंत्री ने शांति लाने की कोशिश की थी। रूस गए थे, यूक्रेन गए थे। अब मेरे ख्याल वक्त आ गया है बिल्कुल कि भारत शांति का प्रयास करे। मोदी जी बोलेंगे तो ज़रूर दुनिया सुनेगी, ज़रूर दोनों साइड वहाँ पे सुनेगी। आपको मालूम है कि केवल भारत के जहाज़ हैं जो कि फ्री पैसेज मिल रहा है गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ से। वो इसलिए कि हमारे ताल्लुकात, रिश्ते शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो इसके चलते भारत का फ़र्ज़ बनता है कि खूना खच्चर ये अब बंद हो, जल्द से जल्द बंद हो, नहीं तो दुनिया को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इकोनॉमिक नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है इस वक्त। तेल की कीमत $100 प्रति बैरल हो गई है, किसी के हित में नहीं, किसी के हित में नहीं। ठीक।
ठीक है। तो अब हम हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बातचीत में लगे हुए हैं, बिहाइंड द सीन्स बातचीत हो रही है। ऐसी चीज़ ज़्यादा चिल्ला कर बोली नहीं जाती, लेकिन चुपचाप से काम किया जाता है। और हमारी बेहतरी इसमें है कि यह लड़ाई बंद हो। अगर यूक्रेन की लड़ाई बंद करने के लिए हम कोशिश कर सकते थे तो यहाँ तो और भी ज़रूरी। और मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ये सब बच्चे नहीं मरे, बच्चियाँ बेचारी जो स्कूल जा रही हैं उनका इस तरह उनको मौत के घाट ना उतारे कोई। और कम से कम कुछ तो सिविलाइजेशन नाम की चीज़ रहनी चाहिए, जंगल राज नहीं हो सकता। सर, एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ। हुसैनी ब्राह्मण हैं आप, तो कुछ मौला इमाम हुसैन के बारे में बताइए। आप किस तरीके से अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, ताकि मतलब जो हमारे दर्शक हैं वो इस चीज़ को भी समझ। हाँ, देखिए, जो हमारे पुरखे थे राहबदत सुल्तान, जब करबला की लड़ाई हुई थी तो उस वक़्त हसन और हुसैन उनको घेर लिया था। सब जानते हैं वो कहानी। तो उस वक़्त एक राहबदत सुल्तान ही थे जो अपने पूरे कुनबे को लेकर उनकी मदद के लिए पहुँचे थे। तभी से हमको हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। तो कुछ है मेरी भी जीन्स में कि एकदम से मेरे को भी बहुत आक्रोश आ गया अमेरिका की इस तरह से वार देखकर। ठीक है, इज़राइल और जहाँ तक ईरान का सवाल है तो बराबरी की लड़ाई पड़ती है, लेकिन अमेरिका का बीच में कूद जाना और इस तरह के लोगों की हत्याकांड करना, आपके जो तेल के भंडारों को जलाना, वो तेहरान की गलियों में तो वो ऑयल फ्लो कर रहा था जलता हुआ, तो ये कहाँ तक जायज़ है? आप कोई 1300 वहाँ पे अफराद, आदमी औरत, वो वहाँ पे आपने मार डाले हैं, बेवजह मार डाले हैं, बेवजह मौतें करी हैं, लोगों की शहादत हुई है। तो अब आई थिंक काफ़ी हो गया। अभी भी इनको भी उल्टा उतना ही नुकसान हुआ है। और देखिए, जो भी लड़ाई के देवता है ना, हम लोग कहते हैं कि वो एरोगेंस नहीं पसंद करते। मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा। लड़ाई कई बारी लड़ना लाजमी हो जाता है अपने देश के बचाव के लिए, अपने उसके लिए। लेकिन जो लड़ाई ढूंढते फिरते हैं कि मेरे में बड़ी ताकत है, मैं इसको मारूंगा, उसको मारूंगा, उनका ऐसा ही हश्र होता है जैसा डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है। मिड टर्म इलेक्शन नहीं, मिड टर्म इलेक्शन हो रही है, आने वाली है अमेरिका के अंदर। 80% अमेरिकन ने बोल दिया था हमको ईरान के साथ लड़ाई नहीं पसंद, नहीं चाहिए, और फिर भी आप लड़े हैं। क्या अपना उल्लू सीधा करने के लिए समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी आपने अपने देश को लड़ा दिया है। अब मेरे ख्याल अमेरिका का आवाम आपको नवंबर के महीने में आपकी औकात दिखा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए और ख़ास बातचीत करने के लिए। देखिए, ये ईरान, इज़राइल और अमेरिका के ख़ास मुद्दे पर बात की है हमने जनरल जीडी साहब से। लेकिन जिस तरीके से जब युद्ध होता है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो, तो उसमें आवाम जो है, जो सिविलाइज लोग हैं, आवाम ही उसका जो है खामियाजा उठाती है, उसी की मौतें ज़्यादा होती हैं। तो भारत भी कोशिश कर रहा है और पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हैं, ताकि वो अपना बीच में इसमें दखल दें और इस वॉर को, इस लड़ाई को, इस युद्ध को रोकने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आप इस पूरे इंटरव्यू पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से समाचार प्लस OTT प्लेटफॉर्म के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।